हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने इस जर्नल एंट्रीज का। और हम ये सारी की सारी एंट्रीज जो करने वाले हैं ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस से। तो भैया एक्सपेंसेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सपेंसेस के लिए जो जर्नल एंट्रीज होंगी इसमें डिफरेंट टाइप की एंट्रीज, किस किस तरीके से एक्सपेंस आपके सामने आएगा, मैं वो सारे के सारे केसेस कवर कर दूंगा ताकि आप जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करनी पड़े एक्सपेंसेस के लिए आपको सब चीजें पहले से आती हो। आइए देखें। तो मान लीजिए कि मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देता हूं, राइट? क्या दे रहा हूं? सैलरी दे रहा हूं। सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर मी देन, राइट? और मान लीजिए जून 2016 के लिए मुझे सैलरी पे करनी है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है। अगर मैं जून 2016 की सैलरी उसी वक्त ड्यू टाइम पर ही पे कर देता, ठीक है जी, जून की सैलरी जून में ही पे कर देता हूं, तो भैया ये मेरा हो गया एक्सपेंस जो कि उसी वक्त खर्चा मैंने कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि जून की सैलरी मैं अभी पे यहां तो कर चुका हूं, मैं जून की सैलरी फिलहाल पे नहीं करता। जून में ही मुझे पे करनी थी मगर मैं पे नहीं करता और मैं इसकी पेमेंट करता हूं, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ जून 2016 इन अगस्त 2016। अभी पे नहीं कर रहा, अगस्त में जाके पे करता हूं। तो भैया इस पॉइंट से लेकर के जब तक ये पेमेंट नहीं हुई है, अगस्त में जाके मान लीजिए पेमेंट होती है, अगस्त 2016 में जाकर के पेमेंट होती है और अभी पेमेंट मैं नहीं कर रहा इसकी, इस दौरान, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड के दौरान ये मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग रहेगी, ड्यू रहेगी। ये है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। क्या है दोस्तों? ये है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। खर्चा तो मेरा ये जून का ही है। क्या कहा मैंने? खर्चा तो मेरा ये जून का ही है और मैंने इस एक्सपेंस की अगर पेमेंट कर दी तो यहीं पर मेरे हाथ से कैश रिड्यूस हो गया। बोलिए हाँ है ना? यहीं पर मेरे हाथ से कैश चला गया, यहां पर इंपैक्ट आ गया। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहां पर मैंने सैलरी पे करनी थी मगर पे नहीं की, ये है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। और दोस्तों ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दोस्तों लायबिलिटी। यहां लायबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी। तो दोस्तों यहां पर जब मैंने एक्सपेंस को पे कर दिया तो मेरा कैश घट गया, एक्सपेंस को पे नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। मगर इन दोनों केसेस में खर्चा तो मेरा जून का है ही ना। बोलिए हाँ है ना? यस। तो जब तक मैं वो खर्चा पे नहीं करता ये मेरे लिए लायबिलिटी बना रहेगा। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? लेकिन मान लीजिए इसका रिवर्स, जून की सैलरी मैंने जून में पे करनी है, मान लो मैं वापस आ रहा हूं पीछे, बट पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ जून 2016 इज डन इन अप्रैल 2016। यानी इससे पहले कि जून का महीना आए मैंने वो पैसा पहले ही दे दिया। मैंने
इस जून के डेट को उस जून के महीने के आने से पहले ही पे कर दिया, इसकी पेमेंट मैंने पहले ही कर दी भाई। अरे भाई ऐसे केस में तो अभी मेरा ये एक्सपेंस है ही नहीं। एक्सपेंस तो तब बनेगा ना जब मैं उसकी सर्विसेज लूंगा सर्विसेज लूंगा तभी तो पे करूंगा। बट वो समय आने से पहले, सर्विसेज लेने से पहले ही मैंने उसकी पेमेंट कर दी, इसका मतलब ये मेरा एक्सपेंस है ही नहीं। मैंने तो ये पैसा एडवांस में दे दिया, ये हो गई सैलरी पेड इन एडवांस, यानी ये वो पैसा है जो मैंने दे दिया। लेकिन इस केस में पेमेंट करने पर कैश तो मेरा कम हो गया। सैलरी पेड इन एडवांस के कारण, इस पैसे को एडवांस में दे देने के कारण अब ये मेरा एक एसेट बन गया। क्यों एसेट बन गया? क्योंकि मैंने इस पैसे के अगेंस्ट अभी भी सर्विसेज लेनी है। जहां सर्विसेज लेनी है, कुछ भी लेना है, तो मेरे लिए वो एसेट होता है या नहीं? बिल्कुल एसेट होता है। अगर वो मेरे लिए एसेट होता है तो भाई एक एसेट मेरा घटा कैश, और दूसरी तरफ एडवांस में मैंने जो पैसा दिया उसके अगेंस्ट सर्विसेज लेनी बाकी है। तो दोस्तों यहां कैश घट गया और एक नया एसेट यहां पर बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मैं इन तीनों केसेस को, इस केस 1, केस 2 और केस 3, इन सब की बातें आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? इन सभी केसेस को मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा। आइए देखें। तो एक्सपेंसेस की या तो मैंने पेमेंट मेरे भाई कर दी तो या तो कैश से पेमेंट करूंगा, और या फिर इसकी पेमेंट मैं कैसे करूंगा? चेक से। ठीक बात है ना? ए पार्ट। बी पार्ट कहता है कि हो सकता है कि भाई मैं इसकी पेमेंट, खर्चा तो है लेकिन ना करूं। अगर नहीं की तो ये मेरे लिए ड्यू हो जाएगा, या इसे मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? O/S लिखा है, आउटस्टैंडिंग। अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो या तो किसी पर्सन का नाम लिखा होगा या पर्सन का नाम नहीं लिखा होगा। नाम नहीं लिखा होगा तो मैं कोई जनरल अकाउंट खोल दूंगा, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या सैलरी ड्यू अकाउंट। और फिर जो केस आता है हमारा, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं जगह बनाने के लिए, वो ये कि मैंने पेड इन एडवांस कर दिया। तो ये तो मेरा खर्चा है ही नहीं दोस्तों। ये पेड इन एडवांस एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे एक्सपेंस ना लिख करके यहां पर लिख देता हूं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। है तो ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस, लेकिन इसका नेचर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका नेचर बन जाएगा एसेट का। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस का तो ऑलरेडी एरो आ रहा है, तो अगर एक्सपेंस पेड इन एडवांस होगा तो कहलाएगा तो एसेट ही, इसीलिए इसी में लिखा रहने देते हैं। 3 केसेस हैं बेसिक, ठीक है कि नहीं? इन तीनों की जनरल एंट्रीज मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। आइए देखें। तो सबसे पहले सैलरी पेड इन कैश, या दूसरी जनरल एंट्री सैलरी पेड बाय चेक ₹1,00,000, ₹50,000। सैलरी मेरा खर्चा है, बोलिए खर्चे डेबिट होते हैं कि नहीं? यस, एक्सपेंसेस को हमेशा मैं डेबिट करूंगा। कैश से पेमेंट की, एसेट घटा या नहीं? यस, टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है जी, यहां हमारी जनरल एंट्री फिनिश होती है। फिर सैलरी पेड बाय चेक, अगर चेक से पेमेंट कर डाली तो भाई सैलरी तो मेरा खर्चा है ही, क्या करूं? सैलरी अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है जी। तो पेमेंट जो कैश या चेक से हुई वो तो हमने कर दी। अब आती है ड्यू की बारी। ठीक है या नहीं? तीसरा पॉइंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1 लाख। अब ध्यान से देखिएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या ये लिखा कि किस व्यक्ति को ये पैसा देना बाकी है? नहीं लिखा। तो मैं इसके लिए कोई जनरल अकाउंट खोलूंगा भाई, सैलरी ड्यू अकाउंट या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि भाई सैलरी तो मेरा खर्चा है ही, बोलिए हाँ या ना? यस। तो क्योंकि सैलरी मेरा एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, बढ़ने पर डेबिट होगा। और यहां पर मैंने अभी पैसा दिया नहीं है, देना बाकी है। देना बाकी है तो भाई मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट आ गया, या सैलरी ड्यू अकाउंट लिख सकते हैं हम इसे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट मेरे लिए क्या है? एक लायबिलिटी, इसके अगेंस्ट पैसा मुझे देना है, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो भैया एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। लेकिन अगर उस व्यक्ति का नाम लिखा होता, जिस व्यक्ति को ये पैसा हमें देना है, अभी ये पैसा उसे देना बाकी है, तो उस व्यक्ति का नाम लिख देते और कहते उसकी तरफ लायबिलिटी है, हमें उसे पैसा देना है। जैसे कि सैलरी ड्यू टू रमेश ₹1 लाख। तो भाई सैलरी तो खर्चा है ही, बोलिए हाँ या ना? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाता और टू रमेश आ जाता कि ये पैसा हमने मिस्टर रमेश को देना है, रमेशेस अकाउंट लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ₹1 लाख कैसे ये किया? भाई सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर बढ़ने पर डेबिट होते हैं, ठीक बात है। और रमेश की तरफ मुझे उसे पैसा देना है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना? अब ऐसे पर्टिकुलर केस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। सम बैलेंस सैलरी पेड इन कैश, सम इज आउटस्टैंडिंग। तो जनरल एंट्री क्या बन जाती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। बहुत इजी है। हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो इन दो केसेस में, केस 1 और इस केस 2 को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। केस 1 और केस 2 में खास बात क्या है कि ये वो खर्चा है जो ड्यू हो गया, खर्चा है, ड्यू हो गया और पे भी कर दिया, तो भैया कैश घट गया और खर्चा दिखा दो। इन दोनों में हमने वही किया। इस केस में खर्चा है मगर पे नहीं किया, खर्चा तो ड्यू हो गया लेकिन बाद में पे कर रहे हैं, तब तक वो मेरे लिए क्या है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड है। क्या वो मेरे लिए? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी यहां बढ़ रही है तो खर्चा तो डेबिट कर दिया। मैंने क्या कहा? खर्चा तो है, खर्चा तो भैया डेबिट मैंने करना ही करना है। जहां पर सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिखना है, अगर कुछ और नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग डाल दिया लायबिलिटी के रूप में। अगर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जैसे सैलरी देनी है, तो उस व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर दिया हमने। क्या ये बात समझ आई या नहीं? लेकिन दोस्तों केस 3 की अगर मैं बात करूं तो भैया खर्चा तो तब होगा ना जब वो मैंने सर्विसेज ली। खर्चा लूंगा, सर्विसेज लूंगा तभी तो पैसा दूंगा। अब वो खर्चा तो भैया है नहीं अभी का, आने वाले समय में मुझे सर्विसेज मिलनी है और मैंने उसकी पेमेंट पहले ही अप्रैल में कर दी, मुझे तो कोई सर्विसेज नहीं मिली, मेरे लिए तो वो खर्चा भी है ही नहीं। खर्चा तो वो कब बनेगा? वो बनेगा जून में जाकर के, आने वाले जून में जाके वो खर्चा बनेगा, लेकिन पेमेंट मैंने उसकी अप्रैल में ही कर डाली। अब अगर मैंने उसकी पेमेंट अप्रैल में ही कर डाली तो यानी ये तो पैसा मैंने एडवांस में दे दिया भाई। तो अगर मैंने कुछ पैसा एडवांस में दिया तो उसके अगेंस्ट मुझे अभी भी सर्विसेज लेनी बाकी है, लेना बाकी है, तो वो एसेट हो गया। इसीलिए सैलरी पेड इन एडवांस इज एन एसेट फॉर अस, या हम इसे कहते हैं प्रीपेड सैलरी। क्या बोलते हैं? प्रीपेड सैलरी। एक एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट घट गया क्योंकि कैश मैंने उसके लिए दिया है। तो जनरल एंट्री आपके सामने क्या आएगी?
सैलरी पेड इन एडवांस। अब दोस्तों ये खर्चा नहीं है, मैं फिर बोल दूं, ये मेरे लिए खर्चा नहीं है, ये मेरे लिए एसेट है। मैंने पहले ही पैसा दे दिया। खर्चा तो मैं सिर्फ तब करता जब मैं उस समय पर आता, जून में आता। मैंने तो उससे पहले ही दे दिया ये पैसा देने के बाद अब मैं उसके लिए सर्विसेज लेने के लिए हकदार हूं। वो जो पैसा देने के बाद सर्विसेज लेनी है मुझे, जिस चीज को लेना है वो मेरे लिए एसेट हो गया। तो मैं इसके लिए प्रीपेड सैलरी अकाउंट भी खोल सकता हूं। क्या कह देते हैं इसे? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या ये बात समझ आई? यहां सैलरी अकाउंट को डेबिट मत कर देना भूल से, क्योंकि वो मेरा खर्चा भी है ही नहीं, राइट। इसीलिए यहां पर मेरा कैश जो कि एसेट है वो रिड्यूस हुआ तो वो क्रेडिट कर दिया, और प्रीपे किया है मैंने, प्रीपेड सैलरी कर दी, ये भी मेरा एसेट है। ये एसेट बढ़ रहा है, बढ़ने पर डेबिट करूंगा। जैसे कि मोबाइल, आप अपने मोबाइल में प्रीपेड जो सिम होता है तो क्या करते हैं, पहले 100 रुपए का रिचार्ज करा लीजिए, उसके बाद सर्विसेज मिलेंगी। बोलिए हाँ है ना? तो आप कहते हैं लो जी लो, 100 रुपए तो मैंने दे दिए, लेकिन मेरा ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस मैं इसे तब लिखूंगा जब उसकी सर्विसेज लेना शुरू कर दूंगा। जिसकी सर्विसेज ले लूंगा वो मेरे लिए एक्सपेंस बच जाएगा, जिसकी सर्विसेज ले लूंगा वो मेरे लिए एक्सपेंस बन जाएगा, और जिसकी सर्विसेज अभी लेनी बाकी होंगी वो मेरा एसेट बना रहेगा। मान लीजिए 100 रुपए का रिचार्ज करा के आपने 30 रुपए की कॉलिंग कर ली, 30 रुपए खर्च हो गए भैया, 30 रुपए का एक्सपेंस, लेकिन 70 रुपए की सर्विसेज लेनी अभी भी बाकी है। इसीलिए आप उसे क्या कहेंगे कि वो 70 रुपीज आपके लिए एसेट है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो एक्सपेंसेस से जुड़ी हुई हमने सारी की सारी बातें कर ली। आने वाले वीडियोस में हम बातचीत करेंगे इनकम की। आप इसे नोट करिए, समझिए, अच्छी तरह से करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।